ओम प्रकाश वर्मा जी, पारस यादव जी, बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हरेंद्र कुमार सिंटू जी, फैज आलम साहब, आलोक रंजन जी, देवेंद्र कुमार राजन जी, रिजवान खान साहब, राम प्यारे चौहान जी, सहान खान साहब, सनी राव जी, अभिषेक परमार जी, महेंद्र राजभर जी, जयनाथ निषाद जी, ब्रजेश कुमार जी, अशोक कुमार जी, डब्लू राजभर जी, राकेश जयसर जी, वह उपस्थित समेत विद्वान अधिवक्तागण, नौजवान साथी, आप सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। अरुण भैया ने बार बार कहा कि मैं यहां क्यों आ गया, मैं यहां क्यों आ गया। आप हम सभी एक कठपुतली हैं और ऊपर वाला हमको संचालित करता है। आप यहां पर मेरी बेगुनाही साबित करने के लिए आए थे। न्यायालय ने जो अपना फैसला दिया था, मैं अपने मुख से कहूं तो वो दूसरी बात होती है। आप उस फैसले की जो पैरावाइज जिस तरह से बताया, आपने तो पढ़ा। फैसला आने के बाद जब बनारस का कमिश्नर ऑफ पुलिस ये सतीश गणेश बनारस के सारे वरिष्ठ अधिवक्ताओं, डीजीसी, एडीजीसी, एसपीओ को लेकर बैठा माननीय ऑनरेबल हाई कोर्ट में अपील करने के लिए, और सबसे मत लेने लगा कि किस किस ग्राउंड पे हमको हाई कोर्ट में अपील करनी चाहिए। तो उन अधिवक्ताओं को जब नहीं सूझ रहा था कि उस जजमेंट में कहां पर ऐसी लूज पोल है कि जिसके वजह से जिस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट में अपील में जाया जा सकता है, उठा के उस फैसले को फेंक दिया और ऑनरेबल जज को गाली देते हुए कहा कि उसने कुछ छोड़ा ही नहीं जिसके बेस पे हम हाई कोर्ट में अपील पर जा पाए। 2019 के पहले अधिवक्ता का मेरे लिए मतलब होता था एक काला कोट पहना हुआ इंसान जो सुबह 9 बजे अपने घर से निकलता है और 5 बजे वापस आ जाता है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मेरे ऊपर 28 मुकदमे हैं। 28 में से 20 मुकदमे बरी हो चुका हूं, 4 में ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा स्टे है और 4 में माननीय न्यायालय में विचारण चल रहा है। मेरा पहला मुकदमा में अधिवक्ता आप थे, आपको नहीं याद होगा। मेरे पे 2009 में सत्ता पक्ष के एक बाहुबली विधायक से मेरी कुछ टकराहट हो गई और वहां पर झूठे मुकदमों की बारिश हो गई मेरे ऊपर और 11 मुकदमे एक महीने में मेरे पे ऊपर लिखे गए। एक गोदरेज इंजीनियर को एक्सटॉर्शन का मामला था। एक दिन के लिए आपको हमारे परिवार के लोगों ने उसमें अपॉइंट किया था। जस्ट पीओ थे पीएन तिवारी, एंटी करप्शन के यहां मामला था, 384 का सेक्शन 384 आईपीसी का मामला था। तो 2019 के पहले मेरे लिए अधिवक्ता का मतलब यही होता है। किसी ने कहा है कि अगर मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है तो न्यायालय उसकी नींव है और हमारे अधिवक्ता उसको सींचने का कार्य करते हैं। मेरे भाइयों, जिस सेक्शन में मेरे विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया, आज उस पर प्रकाश इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि सत्ता पक्ष के एक मंत्री ने, जो कथित विकास पुरुष हो गए हैं घोसी के, मऊ के, उन्होंने कुछ दिन पहले कहा कि यहां से आप लोगों ने ऐसे लोग को चुना कि जो सांसद बनते ही जिनको पुलिस लेके चली गई। मुझे नहीं पता था कि यहां अरुण त्रिपाठी जी आने वाले हैं और अरुण त्रिपाठी जी ने उस केस के बारे में, जिस केस में मुझे 5 साल झूठे मुकदमे में जेल में रहना पड़ा, तार तार करके रख दिया। उस मुकदमे की एक एक बारीकियां आपको बताने का कार्य किया। ऑनरेबल कोर्ट ने अपने मुकदमे में, उस मुकदमे के फैसले में अंतिम पैरा में यह अंकित किया है कि यह मुकदमा झूठा, सोची समझी साजिश, षड्यंत्र के तहत अभियुक्त अतुल राय को लोकसभा चुनाव हराने के लिए किया था। मैं संदेह के लाभ पे बरी नहीं हुआ हूं, मैं बेनिफिट ऑफ डाउट पे बरी नहीं हुआ हूं। हमने प्रोसिक्यूशन की थ्योरी को डिमोलिश किया है और खुद पूरा केस लड़ा हूं। कोई वकील, अधिवक्ता हमारे में अनुज यादव जी थे। अनुज यादव जी वहां पर रिप्रेजेंट मुझे करते थे। मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पूरा केस, अपना आर्गुमेंट नैनी सेंट्रल जेल में रहते हुए खुद लड़ा। मुझे नहीं पता था कि रेप का मामला क्या होता है। रेप के मामले में, बाकी अन्य मामलों में भार प्रोसिक्यूशन पे होता है कि वह एक्यूज्ड को
एक्यूज को दोषी साबित करे, यह बात प्रोसिक्यूशन पे होता है। लेकिन रेप जैसे मामले में यह बात डिफेंस के ऊपर आ जाता है कि वह अपने को निर्दोष साबित करे। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर अलग अलग अपने वर्जन में कहा कि हिंदुस्तान की नारी अबला होती है और वह किसी पर झूठा आरोप लगाकर अपनी इज्जत का नुमाइश नहीं करेगी। इसके बाद से न्यायालयों में जिस तरह से सजाएं होने लगी और भार पूरा का पूरा डिफेंस पे आ गया कि आप अपने को इनोसेंट साबित करो। जब इस मामले में हम फंसे, मेरा कोई कसूर नहीं था, जिसको मैं जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, कुछ भी नहीं था, लगा दिया कि 1.5 वर्ष पूर्व मैंने किसी के साथ इस तरह की गलत काम किया। जब उस लड़की को लेके 1 मिनट नाश्ता बंद कर दीजिए भैया, मैं बोल लूं उसके बाद करिएगा, नहीं तो डिस्टर्ब होगा मुझे बोलने में, रोक दीजिए थोड़ा, मैं बस 5 मिनट में खत्म कर दूंगा। और आपसे जुड़ा हुआ मामला है, यहां सब लोग बैठे हुए हैं, उनसे जुड़ा हुआ मामला इसलिए उस पर बोल रहा हूं। जब मैं कारागार में था, जब अपनी केस डायरी को पढ़ा तो उसमें कोई साक्ष्य नहीं था, केवल मुंह से कहा हुआ बात था कि 7 मार्च 2018 को 420 दिन पहले मैंने किसी के साथ इस तरह की घटना की थी। जब हम उस पे पूरे केस को पढ़े और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसलों को बार बार पढ़ा, सितंबर 2019 में जस्टिस अशोक भूषण ने उसमें कुछ संशोधन करते हुए यह कहा कि केवल बयान काफी नहीं है, बयान के साथ साक्ष्यों की तारतम्यता भी होनी चाहिए, चेन स्टैब्लिश होनी चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए। इसको पढ़ने के बाद हमारे हाथ कुछ ऐसी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग्स लगी जिससे पूरी तरह जो साजिश की गई थी वो साजिश साबित होती थी। जब हमारे पास वो आया, हम सोचे कि अब इसको रिकॉर्ड पर कैसे लाएं। हमें किसी वकील ने नहीं बताया, आपको आश्चर्य होगा। मैंने जब कानून की किताब मंगाकर पढ़ी तो सेक्शन 173 सीआरपीसी में फर्दर इन्वेस्टिगेशन का प्रावधान था। 5 मार्च 2020 को मेरे पिताजी ने उन साक्ष्यों के साथ एसएसपी महोदय के यहां एक एप्लीकेशन दी कि ये नए साक्ष्य हैं और इसमें हमारे बेटे को जिस तरह से झूठा फंसाया गया है वह पूरी बात है, इसका आप विवेचना कराइए। एसएसपी ने वह जांच कराई सीओ भेलूपुर से, लेकिन उस जांच को दबा दिया गया। सीओ ने अग्रिम विवेचना की संस्तुति की नए साक्ष्यों के आधार पर। दोबारा जांच कराई तत्कालीन एसपी सिटी विकास चंद्र त्रिपाठी के द्वारा। जब उन्होंने आरोप लगाया कि यह जांच सही नहीं है तो विकास चंद्र त्रिपाठी के द्वारा वो जांच को भी दबा दिया गया। उसमें भी कहा गया कि इन तथ्यों पर अग्रिम विवेचना किया जाना चाहिए। माननीय न्यायालय में उन साक्ष्यों को हम रिकॉर्ड पर नहीं ला पा रहे थे। फिर 482 सीआरपीसी में हम 482 के अंतर्गत ऑनरेबल हाईकोर्ट गए और हमने कहा कि यह एक तरह की जांच हुई थी, इन जांच में क्या हुआ हमें नहीं पता चला। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने जस्टिस ओम प्रकाश सप्तम ने एसएसपी को तलब कर लिया और जब 173(8) की रिपोर्ट हाईकोर्ट में आई तो जज ने अपने ऑर्डर में यह लिखा कि द जेन्युइननेस एंड द ऑथेंटिसिटी of the evidence collected in 173(8) CRPC will be decided by trial। और उसी दिन मेरी जीत हो गई थी, क्योंकि जो साक्ष्य थे वह अपने आप में पर्याप्त थे। आज आप सभी विद्वान लोग बैठे हो, उसमें से केवल एक रिकॉर्डिंग आपको सुना रहा हूं। मेरे पास 500 से ऊपर रिकॉर्डिंग है और सत्ता पक्ष, जो मैं बार बार कहता हूं कि पूर्वांचल का कोई बचा नहीं था, खोल दूंगा तो लोग नंगे हो जाएंगे, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो, चाहे विपक्ष के हो, चाहे पूर्वांचल का कोई कितना बड़ा बाहुबली हो, कोई नहीं बचा था आपके इस बेटे को कि इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए, जीवन भर कारागार में रह जाए। एक रिकॉर्डिंग सुनिए, 1 मिनट की है केवल। ऐसे हाँ हो जाएगा यही दिलवाएंगे। वो लाइट बंद होगी तो ऐसे पीछे कर देना सर। 2015 में हम चुनाव लड़े थे यूपी कॉलेज में,
उसी समय हमारा इनका मुलाकात हुआ। ठीक है, उसी समय हमारे इनसे मुलाकात हुआ, ये हमसे मिले जुले, मिलना जुलना चालू हुआ। फिर हम लोगों का मिलना जुलना चालू था, लेकिन अब ये जो है हमें रूम पे बुलवाया और हमारे साथ इन्होंने ये काम किया। ठीक है ना, वीडियो है, अगर कहोगे तो हम उसको वायरल कर देंगे और उसी के मरवा देंगे तुम्हें, तुम्हारे भाई को, तुम्हें, तुम्हारे माँ को मरवा देंगे। हम इसी वजह से हम कुछ कर नहीं रहे थे, हमारे साथ ये बार बार करते थे और जब मेरी तबीयत खराब हो जाती थी तो इलाज के लिए पैसा देते थे, ये वीडियो पर धमकी देते थे, जान से मारने की धमकी देते थे। मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगी, इस तरह से नहीं झेल पाऊंगी, तो समाज के सामने मैं आ गई। ठीक है ना, करने वाली है। ठीक है, आप अपना प्रारूप तो सही है, और हम भेजेंगे, जो आपको लगेगा फिर उसमें करेक्शन कर लिया जाएगा, वही टाइप करवा के और अपना दस्तखत करके वही दे दीजिएगा, 4-5 प्रतिलिपि लिख लीजिएगा, समझ रहे हैं ना। हाँ, और जिसके नाम से होगा ये सब हम कर लेंगे। अब ये दो लोगों के बीच में बात हो रही है। एक जो कह रहा है हम लिख के भेजेंगे, यह सोनभद्र में जेल में बैठा हुआ एक बहुत बड़ा कुख्यात अपराधी था। दूसरा कह रहा है कि हाँ हम कर देंगे, यह उसका एकमात्र साक्षी था उसके, और इन्होंने लिखकर भेजा। यह है एफआईआर की तहरीर में कथित पीड़िता का हस्ताक्षर भी खुद ही बना दिया। मैं जेल में था, मैंने सोचा कि मैं कहां लिखता पढ़ता हूं, कैसे साबित करूं कि ये उसने लिखा है। मुझे समझ में आया कि मैं माननीय न्यायालय में जाता हूं, वहां पे रिमांड शीट पे साइन करता हूं। वो अपराधी जहां पर जाता था, जहां पर उसका मुकदमा था, वहां की मैंने सर्टिफाइड नकल निकलवाई और इन दोनों का एसएसएल कराया, और उसमें एसएसएल की रिपोर्ट में आया कि यह दोनों के लेखक एक ही हैं। मैं संदेह के लाभ पर नहीं छूटा। और माननीय मंत्री जी ने जो कहा कि उठाकर पुलिस लेते गई, 28 मुकदमे हैं मेरे पे, और बताऊंगा कि ये भी पब्लिक डोमेन का मुकदमा नहीं। जिसकी जब सरकार रही उन्होंने अपने हिसाब से मुकदमा लिखा। 11 मुकदमे 1 महीने में लिखे गए, 20 मुकदमे में बरी हो चुका हूं, 4 पे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने स्टे किया हुआ है, और 4 में टेक्निकली बरी हो चुका हूं। चारों गैंगस्टर के हैं, उनके शेड्यूल ऑफेंस में बरी हो चुका हूं, तो एक तरह से उसमें भी बरी। तो कोई मुकदमा नहीं है मेरे ऊपर। तरह तरह की बातें, तरह तरह की, वो क्या किया अतुल ने, अतुल को जिन बेड़ियों में जकड़ दिया, उसके बाद अतुल के पास बचा क्या? वो तो महान है घोसी की जनता, जिसके चरित्र पर इस तरह का आरोप लगा देने पर, जिसके चरित्र पर चुनाव के मार्च 20 दिन पहले इस तरह का आरोप लगा देने पर, बिना प्रचार किए, हिंदुस्तान में आज तक ऐसा चुनाव ही नहीं हुआ होगा, बिना प्रचार किए, बिना देखे अपने प्रत्याशी को, यहां की जनता ने जो रिकॉर्ड वोट दिया, आज तक आजाद के बाद किसी को नहीं मिला है घोसी से। 5,73,826 वोट प्रधानमंत्री मोदी के बाद दूसरा सबसे ज्यादा पूर्वांचल में पाने वाला वोट में रहा, और बिना प्रचार के, बिना लोगों के बीच में गए। तो मेरा सर्वस्व समर्पण है मेरे भाइयों आपके लिए। यह तहसील में जो कक्ष दिया, किसी ने मुझसे मांगने नहीं आया था, कोई मांगने आया था, कोई पदाधिकारी है, ये मेरी अपनी सोच थी कि जब निकल कर जाऊं तो कम से कम उन विद्वान लोगों के बीच में जाऊं तो वो मैसेज दूर तक जाएगा। सदर तहसील में दिया, भोसी तहसील में यहां पे दिया गया, मोहनदाबाद कोहना में दिया गया, मऊ की कचहरी में दी, वहां पे जमीन नहीं मिल पाई तो सोलर प्लांट दिया गया, रसड़ा में दिया गया, मधुबन में देने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन जमीन की उपलब्धता नहीं हो पाई। मेरे भाइयों, जो बन पाया, 17.5 करोड़ की निधि मात्र मिली थी, वो भी 1.5 साल की खत्म हो गई, रोक दी गई थी। उस जो 17.5 करोड़ की निधि में 170 कार्यकर्ताओं ने काम किया। कोई एक ठेकेदार नहीं था कि एक ठेकेदार हो गया, एक एजेंसी हो गई, वही से साठ-गांठ कर लिए और उसी से लेन देन कर लिए। इस तरह का काम नहीं किया था आपके अतुल ने।
170 हमारे कार्यकर्ताओं ने, जिसके पास टूटी चप्पल थी, जिसके पास फटा पजामा था, जो मुझे याद था कि मेरे चुनाव में सक्रिय था, सबको बुला के 10 लाख 5 लाख का इस तरह का काम देने का कार्य किया गया। इतने देर के बिना मांगे ही दिए थे। और यह भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि नहीं पता कि ईश्वर ने मेरी किस्मत में क्या लिखा है, लेकिन भविष्य में कभी भी आपकी नुमाइंदगी करने का मौका मिला तो आपका सर शर्म से झुकने नहीं दूंगा और मेरा जो कुछ है सब कुछ आऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों के पूर्व लोकप्रिय सांसद